जय हिंद प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। विद्यार्थियों, हम आज के वीडियो के अंदर वॉइस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे, क्योंकि जो ग्रामर का जो टॉपिक होता है एक वॉइस, वैसे आपने जाना होगा कि टेंस, वॉइस और उसके बाद में नरेशन, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट और इक्वेशन टैग, ये जो 5 टॉपिक मैं बता रहा हूँ ये आपके क्लास 10th के बोर्ड के अंदर और क्लास 10th के सिलेबस के अंदर है। तो इन टॉपिक को क्लास 10th वाले विद्यार्थियों को अवश्य ही पढ़ना होता है। और वैसे आपने पढ़ा होगा तो टेंस, जो मैंने इससे पहले हमने जो ग्रामर की हम सीरीज की थी उसके अंदर हमने 12 बेसिक टेंस पढ़े और उसके बाद में हमने जो टेंस का जो एडवांस होता है आपका क्लास 9 से लेकर क्लास 12 तक के जो पेपर के अंदर जो टेंस पूछा जाता है, और हमने जो आपके छोटे छोटे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं जिनमें नॉर्मल इंग्लिश के टेंस के जो क्वेश्चंस आते हैं, तो उन क्वेश्चंस के बारे में हमने जिक्र भी किया था। साथ ही आपके वो मोस्टली हमने टारगेट किया था क्लास 10th का जो स्कूल बोर्ड लेवल के जो एग्जाम्स होते हैं आपके, उसमें आपके कक्षा 9 से लेकर क्लास 12वीं तक के जो भी 10 से जो रिलेटेड क्वेश्चंस है उसमें PYQ क्वेश्चंस और साथ ही मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, हमने MCQ क्वेश्चंस भी देखे और जो भी कॉन्सेप्ट बन रहे वो बने। और इसके बाद में हमने कहा था कि हम वॉइस को स्टार्ट करेंगे। तो वैसे वॉइस होता क्या था आज के वीडियो के अंदर हम जानेंगे, और यहाँ पर हम वॉइस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरऑल हम वॉइस जो टॉपिक है उसका ओवरव्यू ऊपर से देखेंगे कि आखिरकार कौन कौन सी चीजें हमें वॉइस टॉपिक के अंदर ध्यान रखनी है। और वैसे आपने पढ़ा होगा तो आपको रूल बेस भी आपको पैसिव वॉइस आपने पढ़ा होगा। और एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस क्या होता है, क्योंकि हाफ ईयरली एग्जाम्स बहुत नजदीक है तो मैं एक थोड़ा सा आपको फॉर्मूला बेस आज की वीडियो में हम थोड़ा सा चार्ट के बारे में वैसे चर्चा करेंगे। जिस प्रकार हमने टेंस के चार्ट के बारे में चर्चा की थी कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं और तीनों के सब पार्ट होते हैं 4-4, मतलब वो जो 3 टेंस होते हैं तो प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं और उसकी हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब के बारे में हमने जिक्र किया था। उसी प्रकार से हम आज थोड़ा सा वॉइस के बारे में भी जिक्र करेंगे। और विशेषकर ये जो टॉपिक आज की क्लास है ये कोई भी बच्चा जो वॉइस के बारे में जानना चाहता है ऊपरी तौर से तो वो ले सकता है, और साथ ही क्लास 10th के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कल की एक और क्लास लेंगे, उस क्लास के अंदर कुछ ऐसे जो टॉपिक होते हैं जिनसे आपके जैसे डबल ऑब्जेक्ट वाले टॉपिक हो गए, साथ ही आपके कुछ अनइम्पोर्टेंट टॉपिक्स हो गए जिनके वॉइस से अक्सर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप वॉइस के जो मेरे जो मतलब मैंने उससे कुछ दिन पहले या कुछ 2-3 महीने पहले मैंने एक प्लेलिस्ट के माध्यम से आपको टेंस और वॉइस करवाया था, तो उसमें जाके आप जरूर देखना। आपको वहां पर वॉइस के जो भी क्लास 10th के टारगेट जो मैंने जो क्वेश्चंस करवाए थे, साथ ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में उस टाइप को कवर करवाया था, तो उसको आप वहां से देख सकते हैं। और यहाँ आज की क्लास के अंदर मैं और बता देता हूं अगेन आपको कि हम केवल और केवल वॉइस चार्ट के बारे में बात करेंगे। और वैसे आपने जाना होगा कि हमारे 2 तरीके के वॉइस होते हैं, एक होता है विद्यार्थी एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसके अंदर कर्ता खुद काम करता है, और पैसिव वॉइस का मतलब होता है जिसके अंदर कर्ता खुद काम ना करके ऑब्जेक्ट को अपन सब्जेक्ट मान लेते हैं, ठीक है ना, उसे अपन पैसिव वॉइस कहते हैं। और पैसिव वॉइस में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग आपको देखने को मिलता है। तो ये चीज हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जिक्र करेंगे कि वैसे तो वॉइस का मतलब हिंदी के अंदर तो वाच्य होता है, कर्म वाच्य, कृत वाच्य, आपने ऐसे सुने होंगे। तो वॉइस का मतलब होता है वाच्य, ठीक है ना। और हमें यहाँ पर जानना है कि सबसे पहले वॉइस होता क्या। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं कि आई रोट ए लेटर, ये सेंटेंस लिखा। क्लास 10th के विद्यार्थियों से मेरी अक्सर बात रहती है कि केवल उनको ही मैं समझा रहा हूं कि ये सेंटेंस मैंने लिखा, आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। ये कोई इंग्लिश का सेंटेंस, इस सेंटेंस की मदद से आपको मैं समझाता हूं। आई रोट ए लेटर, मैंने एक पत्र लिखा। और इसमें देखोगे तो आपको आई के बाद में सीधी वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होता है। और वैसे हमने टेंस पढ़ा तो आपको यहाँ थोड़ा सा अपना माइंड विस्तारित करना होगा कि टेंस, हमने जो भी टेंस के अंदर जो स्ट्रक्चर पढ़ी वो केवल और केवल एक्टिव वॉइस की पढ़ी। क्या होता है एक्टिव वॉइस, थोड़ी देर बाद में आपको जानने को मिलेगा। वैसे एक्टिव वॉइस का मतलब होता है जिसके अंदर सब्जेक्ट हो, सब्जेक्ट के बाद में मेन वर्ब हो, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिले, ये स्ट्रक्चर होती है एक्टिव वॉइस की। लेकिन पैसिव वॉइस के अंदर क्या देखोगे कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा, फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, उसके बाद में प्रीपोजिशन या फिर सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का आपस में जो आपका रिप्लेसमेंट होता है ये केवल और केवल वॉइस चैप्टर के अंदर ही होता है। तो आई रोट ए लेटर, मैंने ये एक सेंटेंस लिखा आपके सामने। अभी सेंटेंस को यदि पैसिव में आपको कुछ अभी तक करने की जरूरत नहीं, आप केवल देखते रहिए। मैं इसको पैसिव में बदलूंगा विद्यार्थियों। सबसे पहले मैं आई लेटर ये पहले लिखूंगा, ठीक है। उसके बाद मैं हेल्पिंग वर्ब लिखूंगा और मैं लिखूंगा आई ए लेटर वाज रिटन बाय मी। ये चीज मैंने लिखी,
ठीक है, इतनी सी चीज। अब इसमें समझोगे आप क्लास 10th के लिए, किसके लिए, केवल और केवल क्लास 10th के लिए। आज की क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए ही है। अब सुनो, ठीक है, देखते जाओ। आई रोट ए लेटर, ये सेंटेंस लिखा, इसके अंदर जो ये आई दिख रहा है बच्चों, ये है सब्जेक्ट। क्या है, सब्जेक्ट। और ये लेटर क्या है, ये आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ऑब्जेक्ट। इतनी बात समझ में आई, बहुत अच्छे। और ये रॉट क्या है, ये आप कहोगे मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म। इससे ही हमने पहचाना कि ये जो सेंटेंस है वो आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल पास्ट टेंस का है। ए लेटर वाज रिटन, सबसे पहले मैंने ऑब्जेक्ट को आगे ले आया, ये ऑब्जेक्ट हो गया मेरा, क्योंकि उस सेंटेंस के अंदर ये ऑब्जेक्ट था। लेकिन अब ये किसका काम कर रहा था, ये विद्यार्थियों अब सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ऑब्जेक्ट। लेकिन ये काम किसका कर रहा था, आप कहोगे काम तो ये सब्जेक्ट का कर रहा, ठीक है ना। और उसके बाद में ये जो आपका मी है, तो ये प्रीपोजिशन के बाद में हमेशा आपने सुना होगा कि जो केस आता है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर सब्जेक्ट और नाउन और प्रोनाउन आते हैं। तो वैसे ये क्या है, तो ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। समझ में आई बात। तो लेकिन यहाँ पर प्रीपोजिशन के बाद में देखोगे ये ऑब्जेक्ट है, लेकिन मी था क्या, मी से आई कैसे हुआ। बहुत सारे विद्यार्थियों को ये भी सवाल होगा सर यहाँ तो आई था, यहाँ मी कैसे हुआ। तो विद्यार्थियों, आई सब्जेक्टिव केस होता है और आई का ऑब्जेक्टिव केस मी होता है। बाय के बाद में आप मी नहीं लिख सकते। जैसे मैं लिख दूं यार राम, ऐसे मान लो, बस अब आपको समझ में आ जाएगा। यदि राम लिखूं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मेरा राम। अब आप समझ गए होंगे कि इस सेंटेंस के अंदर राम सब्जेक्ट था, लेकिन इस सेंटेंस में राम ऑब्जेक्ट बन गया। इस सेंटेंस के अंदर ए लेटर ऑब्जेक्ट था, लेकिन अगले वाले सेंटेंस के अंदर जो ए लेटर है वो आपका सब्जेक्ट बन गया। तो ये सेंस कैसे हुआ, तो कहने का मतलब जो सब्जेक्ट होता है विद्यार्थियों उसको अपन बोलते हैं डूअर, मतलब काम करने वाला। और जो ऑब्जेक्ट होता है विद्यार्थियों उसको बोलते हैं रिसीवर। क्या बोलते हैं, रिसीवर, मतलब जो आपका काम होता है। ठीक, समझ में आई बात। अब लेटर यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट। तो इसका मतलब जो ये रिसीवर था, वैसे सब्जेक्ट डूअर होता है और ऑब्जेक्ट रिसीवर होता है। इनको दूसरे और नाम से जाना जाता है। एक्टिव वॉइस के अंदर क्या होता है विद्यार्थियों, थोड़ा ध्यान रखिए। एक्टिव के अंदर क्या होता है कि जो सब्जेक्ट होता है वो डूअर का काम करता है और ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर का काम करता है। जिस भी सेंटेंस के अंदर सब्जेक्ट डूअर का काम, ऑब्जेक्ट रिसीवर का काम करे बच्चों, वो सेंटेंस हमेशा एक्टिव वॉइस का होता है। तो ये जो सेंटेंस है आपका, ये AV का मतलब होता है ACTIV, एक्टिव वॉइस का मतलब ये जो सेंटेंस है आपका वे एक्टिव वॉइस का। आई बात इतनी समझ में, बहुत अच्छा। लेकिन ये जो सेंटेंस है ए लेटर वाज रिटन बाय राम, ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस आपका पेसिव वॉइस का। किसका है, पेसिव वॉइस का। क्यों है पेसिव वॉइस का, क्यों पेसिव वॉइस का, इसीलिए है कि इसके अंदर जो सब्जेक्ट है ना, तो ये जो सेंटेंस है जो सब्जेक्ट है वो क्या है, मतलब सब्जेक्ट आपका डूअर ना बन के सब्जेक्ट क्या बन गया, सब्जेक्ट आपका रिसीवर बन गया। सब्जेक्ट क्या बन गया, रिसीवर कौन था, ए लेटर रिसीवर था ना, तो ये आपका रिसीवर बन गया। और जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट था वो ऑब्जेक्ट क्या बन गया, ऑब्जेक्ट। वैसे यहाँ पर तो लेटर था, तो ऑब्जेक्ट कौन हो गया, तो ऑब्जेक्ट मतलब वैसे राम था ये सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन गया। और वैसे ऑब्जेक्ट होता क्या, तो ऑब्जेक्ट तो रिसीवर होता है, लेकिन ऑब्जेक्ट आपका क्या बन जाए, डूअर बन जाए। क्या बन जाए, डूअर। तो इसी को पेसिव वॉइस कहते हैं। और इसके अंदर विद्यार्थियों नॉर्मल थोड़े से नियम काम में लिए जाते हैं। और आपके टेंस के अंदर नॉर्मली वॉइस पूछी जाती है। क्लास बोर्ड के एग्जाम्स में देखोगे या फिर आप ईयरली पेपर में देखोगे विद्यार्थियों, तो भी क्लास 10th के विद्यार्थियों से मैं कह रहा हूं कि आपके नॉर्मल ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इतना आपको ज्यादा डरने की या इतनी ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। कुछ हार्ड क्वेश्चन आएंगे तो क्वेश्चन नॉर्मल ही आते हैं। समझ में आई बात। तो ये थोड़ा सा इसको नोट कर लो कि हमेशा ध्यान रखना कि एक्टिव वॉइस के अंदर होता है जो आपका जो सब्जेक्ट होता है, इतना सा लिखना, जो सब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, डूअर होता है। क्या होता है, डूअर। और जो ऑब्जेक्ट होता है वो क्या होता है, तो वो ऑब्जेक्ट होता है आपका रिसीवर। क्या होता है, रिसीवर। जगह कम होने से मैं इतना ही लिखवा रहा हूँ, रिसीवर। समझ में आई बात। और पेसिव वॉइस के अंदर विद्यार्थियों हमेशा ध्यान रखना, जो आपका सब्जेक्ट होगा वो क्या होगा, वो होगा आपका रिसीवर। क्या होगा, रिसीवर। सब्जेक्ट रिसीवर बन जाएगा। और जो ऑब्जेक्ट होगा विद्यार्थियों, तो वो ऑब्जेक्ट होगा वो आपका हो जाएगा डूअर। ये सेंस आपको देखने को मिलेगा एक्टिव के सेंटेंस से जब आप पेसिव का सेंटेंस बनाओगे तब। तो ये बात थोड़ी सी आप अच्छे से नोट कर लेना कि ये चीज थोड़ी सी क्या है। आई बात समझ में, ठीक है। अब सुनो, इसको मैं मिटाता हूं। अब अपन क्या करते हैं कि वैसे टेंस को हम सबसे पहले वॉइस के आधार पर, मतलब जो वॉइस है उसको टेंस के आधार पर पढ़ते हैं। सबसे पहले आपको ये ध्यान रखना होगा कि वॉइस को हम टेंस के आधार पर पढ़ेंगे तो उसके अंदर अपने को ये चीज देखने को मिलेगी। पहले नोट कर लो, फिर मैं मिटा लूं इसको। ठीक है, अब सुनो। अब सबसे पहले आपको पेसिव वॉइस को कम से कम आपको टेंस बेस्ड, हम पेसिव वॉइस पे रखते हैं तो आप हेडिंग डालना पेसिव वॉइस
मैं आपको क्लास नहीं ले रहा हूँ क्योंकि क्लास आपकी बोर्ड से पहले लूंगा, अभी हाल फिलहाल अर्धवार्षिक में टाइम बहुत कम है, तो इसलिए पैसिव वॉइस बेस्ड ऑन टेंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर केवल और केवल चार्ट पढ़ रहे हैं टेंस का। ठीक है, किसका? वॉइस का चार्ट पढ़ रहे हैं जो टेंस पर आधारित होगा। मान लो आपको एक बात बता देता हूं विद्यार्थियों, ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं। पहली मेरी बात लिखिए कि ओवरऑल 12 टेंसेज होते हैं, 12 में से 8 टेंसेज का ही वॉइस बनता है। क्यों बनता है, कैसे नहीं बनता, ये चीज हम आगे जानेंगे। बोर्ड से पहले हम क्लासेस लाएंगे, उसमें आपको यहाँ पर आपका अर्धवार्षिक का जो परीक्षा है उसमें आपका क्वेश्चन गलत नहीं हो, इस चीज पर हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मैं ये बता रहा हूं आपको कि केवल और केवल पैसिव वॉइस आपका हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं टेंस आधारित पर, फिर हम पैसिव वॉइस इंटेरोगेटिव सेंटेंस आधारित पर भी पढ़ेंगे क्योंकि इंटेरोगेटिव सेंटेंस का भी पैसिव पूछा जाता है। फिर हम वैसे एडवांस में पढ़ोगे तो बहुत सारी चीजें, लेट का, मेक का, सी का, लेकिन इतना अपने को नहीं जाना। अपन फिर अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट का पढ़ेंगे, डबल ऑब्जेक्ट का पढ़ेंगे, डबल ऑब्जेक्ट का कोई सेंटेंस आएंगे तो उसको पैसिव वॉइस 2 तरीके से बनता है। ऐसे पैसिव वॉइस में जितने ऑब्जेक्ट हो गए उतने तरीके से बनेगा। पैसिव वॉइस में 2 ऑब्जेक्ट होते हैं, एक्टिव में 2 ऑब्जेक्ट है किसी सेंटेंस में, तो पैसिव वॉइस भी उसके 2 वाक्य बनेंगे। ये अक्सर आपके 10th बोर्ड में चीजें पूछी गई थी पिछली बार, 2023, 24, 25 तीनों में ये पूछा जा रहा। तो हम सिंपल सेंटेंस को ध्यान में रखेंगे। ठीक है ना। वैसे डू इट का ऐसा भी पूछ ले आपका 24 में डू इट पूछा गया, तो डू इट का क्या होगा, तो डू इट का भी ध्यान रखना, इट इज डन या इट वाज डन, तो ऐसे भी ध्यान रखना। हम यहाँ पर केवल और केवल आपका टेंस बेस पर, टेंस बेस ही आपका अर्धवार्षिक में क्वेश्चन आपका 2 नंबर गलत नहीं होगा, और वार्षिक में हम फिर इसके बारे में कि वॉइस में क्या क्या होता है वो चीजें हम आगे जानेंगे। ठीक है ना। जो आपके इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होते हैं, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, उनका पैसिव वॉइस किससे बनता है। ठीक है ना, वो भी चीजें बाद में जानेंगे। और जो वर्ब की जैसे लेट प्लस ऑब्जेक्ट का हो गया उसका भी जानेंगे, वो अलग बात है। पहले आप केवल और केवल यहाँ पर हम पढ़ेंगे बेसिक। समझ में आई बात। तो 12 में से आपके 3-4 टेंस ऐसे होते हैं जिनका पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो एक तो प्रेजेंट का परफेक्ट, एक पास्ट का परफेक्ट, एक फ्यूचर का परफेक्ट। तो तीनों विद्यार्थियों इनका तो बनता है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, इन 3 टेंस का आपका पैसिव वॉइस नहीं बनता। कारण मैं आपको बताऊंगा कभी, लेकिन हम एडवांस में जानेंगे कारण। उससे पहले मैं ये बता देता हूं आपको कि आपका, और 3 ये हो गए, और एक फ्यूचर का आपका कॉन्टिन्यूअस होता है जिसमें विल बी, शैल बी के बाद मेन वर्ब की 4th फॉर्म का प्रयोग होता है। इन 4 टेंसेस का पैसिव वॉइस टेंस आधारित पर नहीं बनता है। आई बात समझ में। तो हमें 8 टेंसेज का स्ट्रक्चर जाननी होगी, एक्टिव की स्ट्रक्चर क्या होगी और पैसिव की स्ट्रक्चर क्या होगी। इतनी बात आज की क्लास में हम करेंगे। सबसे पहला हमारा सिंपल प्रेजेंट। ठीक है ना। सिंपल प्रेजेंट का कोई सेंटेंस है विद्यार्थियों, तो उसमें 2 स्ट्रक्चर लिखने हैं आपको। एक्टिव के अंदर आएगा सब्जेक्ट, और उसके बाद में आएगा आपको मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस उसके बाद में आ जाएगा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, या फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ई एस आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट। ये सिंपल का कोई स्ट्रक्चर है। अब आज इसकी पैसिव की स्ट्रक्चर क्या होगी, लिखो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट प्लस, उसके अंदर अगला मैंने सेंटेंस लिखा ना, उसके अंदर प्रीपोजिशन लिखी थी मैंने भाई, हाँ बिल्कुल सही। ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट के बाद में आप लिखोगे फिर हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब इस टेंस के अंदर होगी इज, आर और एम। ठीक है। प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, प्लस बाय प्रीपोजिशन, प्लस सब्जेक्ट। ऑब्जेक्टिव के सब्जेक्टिव केस क्लास के अंत में थोड़ा सा बता दूंगा। ठीक है ना, तो दिक्कत नहीं। आप पढ़ोगे सर इज आर एम के बाद में आईएनजी आती है, इज आर एम के बाद मेन वर्ब की 3rd फॉर्म कैसे आएगी, तो वो आपका पैसिव में आती है 3rd फॉर्म, और एक्टिव में इज आर एम के बाद में आईएनजी ही आती है। कहीं कहीं इज आर एम का प्रयोग मेन वर्ब के तौर पर अकेला ही किया जाता है। इतना आप डीप में नहीं पढ़ना आपको, आप नॉर्मल बातें जानोगे। इज आर एम प्लस मेन वर्ब की 4th फॉर्म आती है एक्टिव में, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। इज आर एम प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म का प्रयोग होता है पैसिव वॉइस सिंपल प्रेजेंट टेंस के वाक्यों में। दूसरा लिखो, 1 नंबर हो गया। 2 नंबर लिखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, जल्दी जल्दी लिखो, बस नॉर्मल सा, टाइम ज्यादा पास नहीं करना। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस की एक्टिव की स्ट्रक्चर होगी आपको पता ही है, सब्जेक्ट आता है, फिर विद्यार्थियों इज, आर, और कैसे याद करनी वो भी मैं बता दूंगा। इज आर एम प्लस मेन वर्ब की 4th फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में, बहुत अच्छा। और पैसिव में क्या करोगे बच्चों, सबसे पहले ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फिर इज आर एम आएगी, हेल्पिंग वर्ब बिल्कुल सेम ही आएगी, लेकिन सेम आएगी फिर इसमें और इसमें क्या फर्क रहा, तो इसमें केवल बीइंग लगा देना। क्या लगाओगे, बीइंग, प्लस मेन वर्ब की 3rd फॉर्म, और प्लस बाय प्रीपोजिशन, और प्लस सब्जेक्ट। आई बात समझ में आ गई आपको, मैं मानता हूं। तो इसको जल्दी से आप नोट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है,
लिखो, नोट करो, ठीक है। थोड़ी सी ब्राइटनेस कम कर लो यदि समझ में ना आए तो, ठीक है, करते रहो। मिटा दूं? बिल्कुल मिटा दे। तो हमने क्या पढ़ा? दो पढ़ लिए, ठीक है ना। प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो आपकी ये जो पहचान होती है, सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, एक्टिव की पहचान ही होती है। पहचान का मतलब वाक्य ऐसा लिखा जाएगा, और पेसिव में वाक्य ऐसा लिखना। तो हेल्पिंग वर्ब तो आपको ध्यान रखनी है, दो बातें ध्यान रखना। पेसिव के अंदर बिना हेल्पिंग वर्ब के मेन वर्ब का प्रयोग नहीं होता। पेसिव में एक तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग होती है, और पेसिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग जरूर होता है, ठीक है ना। और बाय प्रीपोजिशन लगाती है, क्यों? कारण लगाने का। तो मैं जैसे एक हिंदी का वाक्य लिखूं ना कि मैंने एक पत्र लिखा, ये कोई वाक्य है, ठीक है ना। और इसी वाक्य को मैं पेसिव में बोलूंगा ना, तो मेरे द्वारा एक पत्र लिखा गया। तो बाय का मतलब होता है के द्वारा। जब आप काम सब्जेक्ट से ना करा के ऑब्जेक्ट से करवाते हो तो अंत में बाय प्लस सब्जेक्ट लगता है, लेकिन जरूरी नहीं हर एक जगह बाय आए, कुछ जगह फिक्स प्रीपोजिशन भी आती है। और ये मैंने पहले की क्लासेज में बता रखा, बोर्ड से पहले मैं क्लासेज लेंगे, मैं एकदम कॉम्पिटेटिव लेवल पर पढ़ाएंगे, और 10th को भी टारगेट करके पढ़ाऊंगा। तो उसमें आपको जरूर 3-4 क्लासेज में बेसिक जान लेंगे। पहले आप इतना समझो, फिर वहां पर हर एक चीज का आपको जवाब मिलेगा, ठीक है ना। और कम समय में हर एक चीज समझाई ना जा सकती, इतना तो आप भी जानते हो। तो दो हो गए। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम होता है, लेकिन इसमें और इसमें क्या फर्क है? कॉन्टिन्यूस वाला जितने ही होते हैं, पर देखो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, पास्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस, 3 कॉन्टिन्यूस होते हैं। तो आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस का पैसिव वॉइस बनता है। तो कॉन्टिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब वही रहेगी, उसके बाद में केवल BEING ये लगा के, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा के, फिर बाय लगा के, फिर सब्जेक्ट लगा दो। तो ये जरूर करना आपको, ठीक है। मैं मिटाता हूं इसको। अब हम तीसरा टेंस बात करते हैं। टोटल हमें 8 बात करनी, 4 स्लाइड लगेगी। तीसरा हमें प्रेजेंट परफेक्ट। तीसरा क्या है विद्यार्थियों? प्रेजेंट परफेक्ट। कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट की एक्टिव पे पहचान क्या है? तो एक्टिव में आप कहोगे सबसे पहले तो सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी। कौन सी हेल्पिंग वर्ब? एज या हैव। उसके बाद मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और फिर ऑब्जेक्ट। आई बात समझ में? बहुत अच्छे से, ठीक है ना। अब पेसिव के अंदर विद्यार्थियों क्या करना है? सब्जेक्ट प्लस, नहीं क्या गलत लिखवा रहे हो। सबसे पहले ऑब्जेक्ट, पेसिव में ऑब्जेक्ट ओ बड़ा आएगा, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी, है या है, दोनों वही रहेगी। फर्क क्या है? बस बीन लगा देना। और बीन के बाद में एक्टिव में तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आती है, लेकिन पेसिव में थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। ये कौन से टेंस के पेसिव वॉइस की स्ट्रक्चर है? कौन ऐसा सेंटेंस यदि लिखा हुआ होगा हैज, हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में कोई सेंटेंस लिखा हुआ मिले तो जान लेना वो सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पेसिव वॉइस का है, ठीक है। अगला लिखो 4th नंबर पर, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का बनता नहीं, तो 5 नंबर पर लिखोगे पास्ट इंडेफिनिट। मैं आपको सिंपल पास्ट लिखवा देता हूं, ठीक है। क्या लिखोगे? सिंपल पास्ट, सिंपल पास्ट, ठीक है। सिंपल पास्ट के एक्टिव की स्ट्रक्चर आपको ही पता होगा। सबसे छोटी स्ट्रक्चर इसी टेंस की है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये कौन से टेंस की स्ट्रक्चर है? यदि कोई ऐसा सेंटेंस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट में लिखा हुआ मिले तो वो सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस के एक्टिव वॉइस का होगा। धीरे धीरे इंग्लिश के अंदर कमांड होगी आपकी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट होगा सबसे पहले प्लस ऑब्जेक्ट प्लस उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब आएगी बच्चों, वाज और वर। जिस प्रकार से बताता हूं कैसे याद करनी, एक बार रुको दूं। प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। अब सुनो, लिखते जाओ, मैं बोलता हूं। जिस प्रकार से प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में इज आर एम के जो इज आर एम जो दूसरे नंबर वाला टेंस होता है वो आपका पहले नंबर में जाता है। इज आर एम नंबर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में दूसरे नंबर पर आता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट दूसरे नंबर पर, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस। तो इज आर एम एक कदम ऊपर चली जाती है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में चली जाती है इज आर एम। उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट का दूसरा नंबर का टेंस आता है, मतलब पास्ट टेंस का दूसरा भाग होता है आपका पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो ये दूसरे भाग की जो हेल्पिंग वर्ब होती है वाज और वर, क्योंकि इसमें तो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब तो होती नहीं, डिड होती है, लेकिन वो आपकी इंटेरोगेटिव नेगेटिव में आती है। हमें तो सिंपल चाहिए, तो हम क्या करते हैं वाज वर को ऊपर लगा देते हैं। समझ में आई बात? तो वाज वर एक कदम चल के ऊपर जाएगी पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस में। तो ये 2 लिख दो, फिर हम और आगे बढ़ते हैं, ठीक है। जल्दी करो, धीरे नहीं चलना, जल्दी चलना इतना। थोड़ा सा मार्कर में सही डाल देता हूं। ठीक है, लिखो, जल्दी लिखो।
मिटाओ, बहुत अच्छा करो, ठीक, समझ में आ गया। हैज हैव प्लस मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले आपको हैज हैव के बारे में बीन लगा के फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगानी पैसिव में। अगला टेंस लिखो, 4 नंबर हो गए, 5 नंबर वाला लिखो आप। ओवरऑल देखोगे 4 नंबर का नहीं बनता, 5 नंबर का बता दिया, 6 नंबर का, ठीक है, ऐसे लिख देना आप, है ना, वो 4 नंबर चेंज कर लेना, 4 नंबर क्रॉस 5 नंबर लगाना उसका, 6 नंबर वाला टेंस लिखना आप। 6 नंबर का टेंस कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूस, ये मैंने आपको सिखाया था। 6 नंबर वाला टेंस कौन सा? पास्ट कॉन्टिन्यूस, ऐसा आपको अच्छे से याद रहेगा, ठीक है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस। तो पास्ट कॉन्टिन्यूस की हेल्प एक्टिव में होती है सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वो विद्यार्थियों क्या होती है? वाज और वर, क्या होती है बच्चों? वाज और वर प्लस मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, जरूरी। और पैसिव के अंदर ये तो एक्टिव की बच्चों, और पैसिव की हो जाएगी ऑब्जेक्ट प्लस इज आर एम, बहुत अच्छी बात है, इज आर एम प्लस बीइंग, कॉन्टिन्यूस में मैंने कहा बीइंग लगेगा, प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। कोई गलती हो जाए बच्चों तो मेरे को थोड़ा सा बता देना आप, क्योंकि गलती होनी स्वाभाविक है, मानव जीवन प्रकृति, हो सकता है कहीं मिस्टेक हो भी जाए, ठीक है। लिखते चलो, लिखते बढ़ो। 7 नंबर का टेंस आता है आपका पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, इतना ही याद कर लोगे तो हाल फिलहाल के लिए वार्षिक के लिए बहुत है। बाकी हम वार्षिक में मैं आपको एकदम ट्रेंड करके भेजूंगा। एक्टिव में सबसे पहले सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। और पैसिव के अंदर आप क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट सबसे पहले, ठीक है बच्चों, फिर आपकी हेल्पिंग ऑफ हेड प्लस बीन, कुछ नहीं याद। एक्टिव की आपको याद है ना, आपने टेंस का बेसिक पूरा जाना है ना, इसलिए प्रत्येक क्लास में मैं चर्चा करता हूं ताकि तकलीफ वही होती बच्चों को। फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट, लिख दो, जल्दी करो, फिर मैं रिमूव करता हूं, हटाता हूं इसको। पास्ट कॉन्टिन्यूस मैंने कहा जो भी कॉन्टिन्यूस होता है उसमें बस बीन लग जाएगा, और जो भी परफेक्ट होता है उसमें क्या लग जाएगा? बीन लग जाएगा, बस यही फर्क है। मिटा दो, जल्दी करो, लिख दिया, ठीक है, मिटाओ। रटा नहीं रहा हूं, एक एक चीज समझा रहा हूं आपको मैं, कि मैंने कहा कि पैसिव में ऑब्जेक्ट की जगह सब्जेक्ट की जगह ऑब्जेक्ट आएगा, बिल्कुल आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, बिल्कुल आएगी, फिर आपकी मेन वर्ब आएगी, और उसके बाद में आपका प्रीपोजिशन आएगा, फिर आपका सब्जेक्ट आएगा, ये ध्यान रखना। 7वां 8वां और 9 नंबर का हो गया, 6 हो गया, 7वां हो गया, 6 कौन सा हुआ? 6 तो उसका कर दिया था ना हमने, 5 6 7 8 नंबर का बनता नहीं, 9 नंबर लाओ, 8वें नंबर का बनता नहीं, तो नंबर 8 लगा के क्रॉस लगा देना, 8वें नंबर का नहीं बनता। कारण मैं बाद में बता दूं, क्योंकि उसके अंदर बीन खुद का प्रयोग होता है, ठीक है ना, समझ ध्यान रखना। तो ये हो जाएगा आपका फ्यूचर इंडेफिनेट, FUTU आ रही, बिल्कुल आ रही, फ्यूचर इंडेफिनेट लिखो, फ्यूचर इंडेफिनेट। फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर पहचान देखोगे आप एक्टिव की बच्चों, तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देखने को मिलेगा, और सब्जेक्ट प्लस विल अपन पढ़ेंगे एडवांस, पैसिव वॉइस मॉडल पर कैसे बनता है, पैसिव वॉइस इन्फिनेटिव पर कैसे बनता है, पैसिव वॉइस मॉडल परफेक्ट पर कैसे बनता है, ये सारी की सारी चीजें बोर्ड से पहले मैं आपको बताऊंगा। आप यहाँ पर अद्वार्षिक में हाल फिलहाल इतना ही करिए, और यदि डीप में आपको करना भी है ना, तो प्लेलिस्ट में मैंने पहले वीडियोज लगा रखे, उसको आप जरूर देख लो, ठीक है ना, लास्ट में जाओगे तो। सब्जेक्ट प्लस विल या सेल प्लस मेन वर्ब की बेस फॉर्म, जिसको फर्स्ट फॉर्म बोलो बी को छोड़कर, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका आता है स्ट्रक्चर कौन से टेंस का है? फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के प्रेजेंट। फ्यूचर इंडेफिनेट का आपका जो पहला भाग होगा उसके एक्टिव का स्ट्रक्चर है। और बच्चों पैसिव, तो पैसिव का स्ट्रक्चर हो गया है सबसे पहला ऑब्जेक्ट प्लस, तो ऑब्जेक्ट के बाद में आ जाएगी आपकी हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब यही रहेगी विल और सेल। फर्क क्या रहेगा? क्योंकि विल और सेल आपने सुना होगा बच्चों मॉडल होते हैं, मॉडल का कॉन्सेप्ट इसमें लगता है। विल और सेल मॉडल होते हैं, जिस प्रकार कैन, कुड, विल है ना, शुड, मे, माइट, मस्ट, उसी तरह विल और सेल क्या होते हैं? मॉडल होते हैं। तो मॉडल का पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा ध्यान रखना बी प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है, और उसके बाद में बाय लगा के सब्जेक्ट लगा लो, ठीक है, बस बहुत है। और लास्ट टेंस बसता 10वें नंबर का बनता नहीं, 11वें नंबर का जरूर बनता है, उसका नाम है फ्यूचर परफेक्ट। क्या है? फ्यूचर परफेक्ट। क्यों 11वें नंबर वाले में खुद आपका 10 नंबर वाले में खुद आता है, फ्यूचर के बाद विल और सेल के बाद में बी आता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में, तो उसका नहीं बनता, फ्यूचर परफेक्ट का बनेगा। और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो बीन आता, तो बीन वाले का किसी का नहीं बनता। तो इसमें एक्टिव की स्ट्रक्चर हो जाएगी बच्चों आपकी, मैं लिखवा दूं, सब्जेक्ट प्लस विल
या फिर सेल प्लस हैव प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। और पैसिव की स्ट्रक्चर, लास्ट स्ट्रक्चर आज की क्लास की, वो आपकी ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ जाएगा प्लस विल, यहाँ सेल आएगा बच्चों, दोनों में से एक आएगा, आप एक ही लगाओगे, आई और वी के साथ विल, बाकी सबके साथ सेल। वैसे लगता भी अदर के साथ विल, लेकिन तुम्हें यू रूल फॉलो करना, ठीक है ना, भूलोगे नहीं। उसके बाद में बीन, विल या सेल हैव प्लस बीन प्लस मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। क्या लिखोगे? सब्जेक्ट। क्लियर? किसी भी प्रकार की विद्यार्थियों यहाँ तक कोई परेशानी हो तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना कि सर ये चीज़ यहाँ बड़े वाइज, ये चीज़ हमें समझ में नहीं आई, तो उस चीज़ को मैं जरूर आपको वापस रिप्लाई करूंगा। क्योंकि आपने देखा होगा कि वॉइस आपका 2 नंबर का आपके क्लास 10th के लिए मैंने बताया, क्योंकि वॉइस आपका मतलब आप ये पेपर में भी 2 नंबर का आएगा, जो ऐसा 2 नंबर का आएगा जो 20 आपका मार्क्स को, ठीक है ना, 20 मार्क्स को आपका है ना, मतलब 20 मार्क्स को आपका पेपर है आपका, तो उसके अंदर भी आएगा। और उसके साथ साथ 20 मार्क्स नहीं, सॉरी 20 नवंबर को, ठीक है ना। और उसके बाद में आपने देखा होगा कि बोर्ड के अंदर आपका पिछले कई सालों से हमें जो वॉइस के 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन 2 नंबर के, 2 नंबर का वॉइस हमें पूछा जाता है, हमें पूरा टॉपिक पढ़ना पड़ता है। उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है ना, वही हमें पढ़ने पड़ते हैं, और वही प्रत्येक साल आपके क्वेश्चन से उनसे रिपीट जरूर होते हैं। तो हमेशा इस चीज का जरूर ध्यान रखना आपको कि कौन कौन सी चीज हमारे पेपर के लिए लायक है और कौन कौन सी चीज लायक नहीं है। सबसे अच्छी बात है कि पढ़ाई तो हर कोई करता है, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाई करना, और साथ में कौन सी चीजें पढ़ना और कौन सी चीजों को हमें छोड़ना है। हाल फिलहाल आप इतना बेसिक से पढ़ोगे तो आपके हाफ ईयरली पेपर बहुत ही नजदीक है, तो आपको ध्यान ये रखना कि नरेशन को, क्वेश्चन टैग को, इन दोनों को आपको थोड़ा सा इग्नोर कर लेना। वैसे आपने पढ़ा है ना तो आप पढ़ सकते हो अच्छे से, कोई तकलीफ नहीं है, लेकिन आपने नहीं पढ़ा है तो आपको इसको क्या कर देना, हाल फिलहाल के लिए इग्नोर कर देना। और जब आपके हाफ ईयरली पेपर में अच्छा स्कोर हो जाए, क्योंकि यदि उनको पढ़ने बैठोगे तो नरेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, इसमें समय चीजें यदि अच्छे से समझोगे तो 10-15 दिन आपको लगेंगे, ठीक है ना। छोटी छोटी आप 30-30 मिनट की क्लासेस लोगे और डेली अपने आप से पढ़ोगे, बुक से पढ़ोगे, तो आपको पूरा पढ़ना पड़ेगा, तभी आपको चीजें समझ में आएगी। ऊपर से आपको एक क्वेश्चन के माध्यम से नहीं बता सकते कि बच्चों ये क्वेश्चन आएगा। वॉइस बताने में, पढ़ाने में तो हर एक चीज पता हमें, लेकिन हम ये थोड़ी कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन हमारे पढ़ाए हुआ ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, हो सकता है क्वेश्चन का पैटर्न सेम हो सकता है, लेकिन ये का ही पेपर में थोड़ी आ सकता है ना। तो इस बात को तो आप भी जानते हो, ज्यादा बहकावे में नहीं आना है। जहां से भी पढ़ो, बुक से पढ़ो, टीचर से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो और कंप्लीटली पूरा पढ़ो, तभी चीजें आपको समझ में आएगी। अब मैं आपको ये कह रहा था कि 10th के लिए हम वॉइस और आपका ये टेंस और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, इन 3 टॉपिक पर आप ज्यादा फोकस करो। इनको कम समय में आप कवर कर सकते हो। टेंस मैंने कवर करवाया, वॉइस अभी कवर करवा दिया। आज ये बेसिक जान लोगे तो भी बहुत है, क्योंकि पैसिव वॉइस के अंदर आपने देखा होगा ऑब्जेक्ट पहले आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब आती है, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, फिर बाय प्रीपोजिशन लगती है, फिर सब्जेक्ट लगता है। और इतना डीप में आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा। समझ में आई बात? तो ये चीजें करते रहिए, और बीच बीच में जब मैं कोई स्टोरी है, कोई पैराग्राफ है, जो जो चीजें आपके लिए लायक होगी, क्वेश्चन आंसर की सीरीज मैंने बंद कर रखी है, क्योंकि उस पर बच्चों का रिस्पांस थोड़ा कम आ रखा था। सर हम दूसरी चीजों को याद कर रहे हैं, तो आप अच्छे से याद करो, उतने याद कर लो। और पहली किताब के क्वेश्चन आंसर मैंने पूरे करवा लिए, दूसरी के मैं बोर्ड से पहले अच्छे से और करवा दूंगा। पोएम्स भी मैंने 1-2 करवाई और बाकी वाली करवाऊंगा बोर्ड से पहले, क्योंकि हाल फिलहाल आपके हाफ ईयरली पेपर नजदीक है, 4-5 दिन बचत। आप अच्छे से जो भी मटेरियल आपके पास है उससे ही तैयारी करें, क्योंकि सिलेक्शन यूट्यूब की वजह आपकी बुक से ज्यादा होगा। तो उन चीजों का आप जरूर ध्यान रखें। तब तक के लिए जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास।